साथियों नमस्कार। यस ITI टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यह क्लास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। ऐसे छात्र जिनका अभी तक CBT पेपर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हूबहू यही प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्लास से जुड़ते ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? तो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो जितनी भी AC मोटर हैं उनमें सबसे ज़्यादा बलगुण 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का होता है और सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर का सबसे ज़्यादा होता है, जिसे सीरीज मोटर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर। स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा होता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है मेरे भाइयों। आपको जब वोल्टेज को ज़्यादा कम करना होता है तो उसके लिए आप किस ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर देखते हैं। तो जितने भी मेरे भाई चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह का कंटेंट वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेरेलिन धागा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोटर जनरेटर सेट का क्या फ़ायदा है? तो ये भी क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेन फ़ायदा होता है DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करती है? तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटर कहते हैं, दोलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाइयों सभी लोग आप जानते होंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चित्र में दिखाए अनुसार DC जनरेटर में यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसको भी आप प्रैक्टिकल करते समय देखे होंगे, जो कि DC मोटर व DC जनरेटर में लगा होता है। तो इसे कहते हैं कम्यूटेटर राइजर। ठीक है, तो कम्यूटेटर राइजर जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं उससे जुड़ा होता है। तो कम्यूटेटर राइजर के द्वारा कॉइल को आप जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। AC 3 फेज मोटर में रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो इससे पहले जो सेट हमने कराए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका सही उत्तर है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। लाइन समाप्ति पर कोने पर खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप गांव में देखे होंगे, जो लास्ट वाला खंभा होता है तो उस पर किस प्रकार का इंसुलेटर लगा होता है? तो साइकिल इंसुलेटर लगा होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर को 600 वोल्ट तक यूज करते हैं। ठीक है, जो कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? तो न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर। तो जितने भी मेरे साथी क्लास से जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्टरनेटर के रोटर को DC प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? अल्टरनेटर के रोटर को DC प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं एक्साइटर, उत्तेजक। तो उत्तेजक के रूप में हम किसका यूज करते हैं? DC शंट जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्साइटर, उत्तेजक। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चित्र में दिखाए गए कनेक्शन का नाम क्या है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एक एसी मोटर जुड़ा हुआ है, 3 फेज एसी मोटर जुड़ा हुआ है जिसको इनपुट T1, T2 और T3 से मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे जो आपका L1, L2 और L3 है, यहाँ इस डिवाइस को 3 फेज सप्लाई दी जा रही है। ये आपके सामने डिवाइस है तो इसको हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो इस वाले डिवाइस को हम बोलते हैं ड्राइव। ठीक है, इसको VFD भी बोलते हैं या AC ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं कनेक्शन, ये कंट्रोलिंग का कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से हम मोटर को कंट्रोल करते हैं जिसे कंट्रोल वायरिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AC ड्राइव। ऑप्शन नंबर इसका C सही है, मोटर के साथ AC ड्राइव। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों लगाए जाते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाने का जो मेन उद्देश्य है कि जो कंट्रोल वायर है यानी जो कंट्रोल वायरिंग है उसको 220 वोल्ट सप्लाई दी जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड, यानी किसको आप ओवरलोडेड कर सकते हैं? तो दृष्टिकारी यूनिट को ओवरलोडेड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर C सही है, रेक्टिफायर यूनिट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? तो जैसा कि आप सर्किट देख पा रहे हैं तो इस सर्किट को हम बोलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेल्टा कॉन्टेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे स्टार कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, और जो बीच में जो आपको कॉन्टेक्टर दिख रहा है ये आपका मेन कॉन्टेक्टर है। अब ये जो आपको प्रतीक दिख रहा है ये NBC कॉइल का सिंबल है। ठीक है, NBC कॉइल का सिंबल है। तो ये जितने भी NBC कॉइल के सिंबल है ना, सब कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। कॉन्टेक्टर में जो NBC कॉइल होता है उसी को दर्शाया गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं NC कॉन्टेक्ट, NO कॉन्टेक्ट, NO कॉन्टेक्ट, NO कॉन्टेक्ट, NC कॉन्टेक्ट, यहाँ स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देख पा रहे होंगे सेमी ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, उसमें जो टाइमर होता है वो नहीं लगा होता है। ठीक है, लेकिन जो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें टाइमर लगा होता है। तो इस सर्किट में आप कहीं देख पा रहे हैं टाइमर लगा हुआ है, कहीं भी टाइमर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यह जो सर्किट है सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अब इसको चलाने के लिए आपको जो स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन को 10 सेकेंड तक, इस वाले बटन को 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखना पड़ता है। 10 से 15 सेकेंड तक प्रेस करके रखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में मोटर स्टार में चलती है, इसके बाद 15 सेकेंड के बाद जैसे ही आप स्टार्ट बटन को आप छोड़ते हैं तुरंत मोटर डेल्टा कनेक्शन में जुड़ जाती है और मोटर डेल्टा कनेक्शन में ही चलती रहती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल सर्किट। तो ये जो सर्किट आप देख पा रहे हैं ये कंट्रोल सर्किट है। ठीक है, पावर सर्किट अलग होती है, कंट्रोल सर्किट अलग होती है। कंट्रोल सर्किट से हम पावर सर्किट को कंट्रोल करते हैं जिससे मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? तो टाइमर का कार्य होता है जो कॉन्टेक्टर होते हैं उसकी पोजीशन को बदलना। तो टाइमर का मेन कार्य होता है स्टार को डेल्टा में बदलना। ठीक है, और कौन सा टाइमर लगाते हैं ऑन डिले रिले टाइमर। ठीक है, तो ये टाइमर यूज करते हैं ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में, जिसमें 15 सेकेंड या 10 सेकेंड तक टाइम सेट किया गया होता है। 15 या 10 सेकेंड के बाद मोटर स्टार से डेल्टा में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका A सही है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दर्शाए गए गति नियंत्रण का नाम क्या है? तो ये आप गति नियंत्रण देख पा रहे हैं, तो यह कौन सा गति नियंत्रण है? तो इसे कहते हैं कैस्केड ऑपरेशन, गति का नियंत्रण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, श्रेणी F इंसुलेशन का स्वीकार्य तापमान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 155। अब वाई क्लास का जो इंसुलेशन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री होता है। ए क्लास का जो इंसुलेशन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है 105 डिग्री होता है। ई का
120 डिग्री होता है, बी का 130 डिग्री होता है, एच का 180 डिग्री होता है, सी का 180 से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से आपको पूरी सारणी ही याद कर लेनी है, कोई भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। चित्र में दिखाए गए सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, परमानेंट कैपेसिटर लगा हुआ है और रनिंग वाइंडिंग है। तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है वो अस्थाई संधारित्र मोटर का होता है, यानी परमानेंट कैपेसिटर मोटर का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया जाता है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुकाया जाता है? तो इसका मेन कारण यही है भाई साहब कि आप देख रहे होंगे इंसुलेटर कुछ इस तरह का बना होता है, ठीक है, ऐसे झुका होता है। ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात कर रहा है। किनारे अंदर की तरफ तो ये झुका होता है, लेकिन बाहरी सतह की तरफ ये क्या होता है, ग्लेजिंग होता है। तो इसका मेन कारण यही होता है कि वर्षा में पानी आसानी से टपके, यानी आसानी से नीचे की तरफ गिर जाए, ठीक है। तो इसलिए बनाया जाता है टू ड्रॉप ऑफ द रेन वाटर, वर्षा के पानी को टपकाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। VF ड्राइव में IGBT का क्या कार्य है? यानी VFD में IGBT का क्या कार्य है? तो IGBT का मेन कार्य होता है इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। DC कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा की दिशा बदलना बेहतर क्यों है? तो DC कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा इसलिए बदलना बेहतर है क्योंकि आपको पता है कि कंपाउंड मोटर में दो तरह के बाइंडिंग होते हैं। एक होता है श्रेणी बाइंडिंग और दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं शंट बाइंडिंग, ठीक है। तो जब दो बाइंडिंग है तो इसकी अब दिशा बदलेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि आर्मेचर धारा की ही दिशा बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए। यदि आप दोनों वाइंडिंग के कनेक्शनों को अगर आप चेंज कर देते हैं तो मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है DC जनरेटर का नाम क्या है? तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आर्मेचर है और जो फील्ड है उसको सप्लाई अलग से दी जा रही है। तो ध्यान दीजिए वह कौन सा जनरेटर या मोटर है जिसमें अलग से आप फील्ड को सप्लाई देते हैं? तो मात्र एक ही जनरेटर है और वो है सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर, ठीक है। मात्र एक ही जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी इसमें फील्ड को अलग से DC सप्लाई दे करके उत्तेजित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो चित्र को गौर से दिमाग में बैठा लीजिए और कुछ थियरी भी याद करके रखिए। DC शंट मोटर द्वारा लिए गए आर्मेचर धारा की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो IA बराबर हो जाएगा V माइनस EA बटा में RA होता है। अब तो DC मोटर के लिए जो सूत्र होता है V बराबर EB प्लस IA RA होता है। अब यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IA इक्वल टू V माइनस EB बटा में RA। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो आपको N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आप किस डोपिंग का यूज करेंगे? तो अगर N टाइप बनाना है तो आपको क्या करना है, एंटीमनी, फास्फोरस और आर्सेनिक का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको P टाइप बनाना है तो बोरान का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शंट फील्ड कॉइल को DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो श्रृंखला में जोड़ने का मेन उद्देश्य होता है मोटर को सुरक्षित रखना, यानी शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर सुरक्षित हो जाए। सुरक्षित कैसे होता है?
जो हैंडल होता है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वेवेज के रूप में बांस का उपयोग करते हैं, बम्बू का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? तो एसी ड्राइव में कोई ब्रश नहीं होता है और कम्यूटेशन भी नहीं होता है, इसलिए बेहतर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो सबको पता होगा, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन करा रखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट होंगे और इस साल जो पेपर हो रहे हैं ना, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच से अधिक होता है? यानी जो वाई एफ होता है बड़ा होता है वाई बी से रेट्रोग्रेसिव में, तो प्रोग्रेसिव में वाई बी बड़ा होता है और वाई एफ छोटा है, और रेट्रोग्रेसिव में वाई एफ बड़ा होता है और वाई बी छोटा होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर एक रिपीटेटिव पल्स वेवफॉर्म आउटपुट उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो डीसी जनरेटर का नाम क्या है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा विपरीत है। जब धारा की दिशा विपरीत होगी तो उसे डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन जब धारा की दिशा सेम होती दोनों फील्ड में, शंट में और सीरीज में, तब वो होता कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग के समय डैम्पर बाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? तो डैम्पर बाइंडिंग लगाने का सबसे मेन उद्देश्य होता है कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट किया जाए, यानी सिंक्रोनस मोटर में एक टार्क उत्पन्न किया जाए जिससे सिंक्रोनस गति के करीब चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रोड्यूस ए टार्क इन रन नियर द सिंक्रोनस स्पीड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में जो आपकी मेन बाइंडिंग होती है और जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग होती है, यानी जो सहायक बाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है, उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? तो भाई 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिखाए गए सर्किट का नाम क्या है? तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक स्टार कॉन्टेक्टर है, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर है, एक आपका मेन कॉन्टेक्टर है, और यहाँ पे रिले लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, और एक आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो सर्किट होती है उसे पावर वायरिंग के नाम से जानते हैं, और एक्चुअल में जो ये सर्किट है स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है? तो आप देख पा रहे हैं, तो इसे कहते हैं एन चैनल। जब धारा की दिशा अंदर की हो तो एन चैनल फैट होता है, जब धारा की दिशा बाहर की हो तो पी चैनल फैट होता है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाते हैं? तो साल को एन से दर्शाते हैं मेरे दोस्तों, और जो मूलधन होता है उसको पी से दर्शाते हैं, जो आपका दर होता है उसे आर से दर्शाते हैं, और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। ये तो कल क्वेश्चन बताए थे, आप लोग लगा लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पावर 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो डेल एल से दर्शाते हैं, ये होता है लंबाई में परिवर्तन।
अगर केवल लंबाई की बात करेगा तो यल से दर्शाएंगे, लेकिन जब लंबाई में परिवर्तन की बात करेगा तो डी यल से दर्शाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, विकृति की इकाई क्या होती है? तो विकृति की कोई इकाई नहीं होती है मेरे भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से दर्शाया जाता है? तो पी से दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 14x + 3y + 25x + 2y। तो इसको पिछले वाले सेट में मेरे द्वारा हल किया गया था, जिसका उत्तर है 39x + 5y। तो ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला प्रश्न देखते हैं। मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मोटर को चालू और बंद करने के लिए स्टार्टर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइन इंसुलेटर में किस तरह की सामग्री यूज होता है? तो लाइन इंसुलेटर में पोर्सिलिन क्ले का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतीक का नाम क्या है? तो आप प्रतीक देख पा रहे हैं, तो ये कौन सा प्रतीक है? पिछले सेट में भी पढ़ाया गया है, तो इसे कहते हैं कंडेंसर माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोज प्लायर कौन सा है? तो ये आप जो प्लायर देख रहे हैं इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका नोज प्लायर। नोज प्लायर में जो उसका एज जो होता है, यानी जो मुख होता है, वो नुकीला होता है। अगर राउंड नोज प्लायर होगा तो उसका जो मुख होता है वो राउंड के आकार का होता है और थोड़ा सा नुकीला होता है, ठीक है। और ये जो आप प्लायर देख रहे हैं ये कटिंग प्लायर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, 250 वोल्ट से कम वोल्टता क्या कहलाती है? तो 250 वोल्ट से कम वोल्टता को लो टेंशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉल पिन हैमर कौन सा है? तो बॉल पिन हैमर कौन सा है? ये तो क्ला हथौड़ा है, ठीक है, और ये आपका क्रॉस हथौड़ा है। अगला जो आप हथौड़ा देख पा रहे हैं ये है बॉल पिन हथौड़ा और ये है आपका मैलेट, ठीक है। तो टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न कैसे थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह का कंटेंट वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप सबके लिए प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जितने भी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल के माध्यम से CBT पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास से जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।